दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो अर्नब गोस्वामी का चैनल देखकर एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए हाथ में पत्थर लेकर खड़े रहते हैं। यह वीडियो उस पीढ़ी के लिए भी नहीं है जो हर 2 मिनट के बाद कुत्ते कमीने आज से तेरा मेरा ब्रेकअप हो गया चल हट जैसा मैसेज भेजकर गदगद होते रहती है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं उस लब्ध प्रतिष्ठित मैगजीन के बारे में जो हर अच्छे घर की शान हुआ करती थी। बात जब अच्छे मैगजीन की हो, अच्छे घर की हो, तो लंपट समुदाय को संस्कारित करने का क्या फायदा। तो इस समुदाय को उस दुनिया में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए जहां उनका अपना विवेक नहीं बल्कि उनके आकाओं की मर्जी काम करती है। आज हम ज्ञान की भूख को शांत करने वाली उस मैगजीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रोजी रोटी और नून तेल के चक्कर में फंसे रहने के बाद भी माँ बाप यानी अभिभावकों की पहली पसंद थी। तो साथियों, एक जमाना था जब देश के तमाम पढ़े लिखे और संघर्षशील अभिभावक यह मानते थे कि उनकी संतानों को ज्ञान की, विज्ञान की, देश की, दुनिया की सारी अच्छी बातों को अवश्य जानना चाहिए। अपने बच्चों को तैयार करने के लिए वे जिस मैगजीन को बुक स्टॉल से खरीद कर लाते थे उसका नाम था धर्मयुग। जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे लिखने पढ़ने का संस्कार बन रहा था, उस दौरान मुझे संस्कारित करने में जिन पत्रिकाओं किताबों का हाथ है उसमें से एक पत्रिका थी धर्मयुग। अब धर्मयुग नहीं है लेकिन उसकी स्मृतियां हैं। आज भी कार्टून कोना डब्बू जी की याद है तो धर्मयुग की वजह से। बहुत सारे कहानीकारों को जानती हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ी तो धर्मयुग की वजह से। और धर्मयुग ने मुझे एक तरह से मेरे भीतर साहित्य की अभिरुचि जगाई और मेरे परिवार की वो पत्रिका थी। धर्मयुग बाबूजी लाते थे और पूरा परिवार पढ़ता था। तो मेरे भीतर जो लेखन का संस्कार या पाठक, अच्छे पाठक होने का जो संस्कार पनप रहा था उसमें धर्मयुग का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी धर्मयुग की कमी बहुत खलती है और चूंकि वो आप बचपन की कुछ चीजें कभी नहीं भूलते हैं, न बचपन का साथी, न बचपन की गलियां, न बचपन के वो खिलौने और खासकर जब आपके बनने का दौर होता है तो उस दौर की किताबें और कहानियां भी आप नहीं भूलते हैं, पत्रिकाएं नहीं भूलते हैं। इसलिए धर्मयुग को भूलना मेरे लिए असंभव है क्योंकि धर्मयुग ने ही मेरे भीतर लेखन का वो बीज डाला था और मुझे लेखन से प्यार करना सिखाया था। दोस्तों, वर्ष 1932 में नवयुग नाम की पत्रिका प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका के नाम से प्रभावित होकर वर्ष 1949 में यानी देश की आज़ादी के बाद डालमिया प्रेस ने धर्मयुग नाम की पत्रिका प्रकाशित की। जब डालमिया समूह ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को अपनी हिस्सेदारी बेची तब धर्मयुग टाइम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया। बहुत से लोग यह मानते हैं कि धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे, इसलिए मैगजीन का नाम धर्मयुग था। चूंकि धर्मवीर भारती के एक चर्चित नाटक का नाम अंधा युग था तो यह भी माना जाता है कि धर्म और युग का मेल कर दिया गया था, जबकि हकीकत यह है कि धर्मयुग के पहले संपादक धर्मवीर भारती नहीं बल्कि सत्यकाम विद्यालंकार थे। धर्मवीर भारती ने वर्ष 1960 में संपादक का दायित्व संभाला और लगातार 27 वर्षों यानी वर्ष 1987 तक वे संपादक बने रहे। उनके बाद गणेश मंत्री विश्वनाथ सचदेव ने दायित्व संभाला और वे भी लंबे समय तक संपादक रहे। वो जमाना कुछ और था जब संपादक किसी संस्थान में लंबे समय तक टिके रहते थे। खैर, अब तो संपादक नाम का कोई पद बचा ही नहीं। जो कोई भी है या तो वो ब्रोकर है या फिर मैनेजर। अगर कहीं किसी जगह पर किसी के भीतर संपादक का कोई अवशेष दिखाई देता भी है तो भगवा ब्रिगेड या तो उसे हटा देती है या फिर उसका खात्मा कर देती है। खैर, यह बात फिर कभी। चलिए फिलहाल सुनते हैं देश के प्रसिद्ध आलोचक जयप्रकाश जी को धर्मयुग को लेकर वे क्या कहते हैं। धर्मयुग की सामग्री में बहुत अधिक विविधता हुआ करती थी। उसमें बुजुर्गों के लिए सामग्री होती थी, युवाओं के लिए सामग्री होती थी, यहाँ तक कि बच्चों के लिए सामग्री होती थी। बच्चे, उस जमाने में तो हम बच्चे ही थे, तो धर्मयुग जब देखते थे तो सबसे पहले हमारी इच्छा ये हुआ करती थी कि हम कार्टून कोना देखें। डब्बू जी, आबिद सुरती का जो नियमित चित्र कॉलम था वो सबसे पहले हम देखते थे। तो जाहिर है कि धर्मयुग में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन इसके अलावा धर्मयुग में विविध विषयों की सामग्री भी हुआ करती थी। साहित्य, दर्शन, चित्रकला, मूर्तिकला, संस्कृति के विविध आयाम, खान पान, कितने विषय उस वक्त हो सकते थे, सारे के सारे जैसे धर्मयुग में एकाग्र हो उठे थे।
ये चीज आज तकरीबन नहीं है, क्योंकि इन 30 वर्षों में जब से धर्मयुग बंद हुआ है, एक बहुत तेजी के साथ हमारी दुनिया में परिवर्तन हुआ है और उसका नतीजा ये है कि आज चीजें समग्रता में नहीं विखंडन में आकार लेती हैं और इसलिए आज धर्मयुग जैसी कोई भी पत्रिका संभव नहीं है। टेलीविजन के सैकड़ों चैनल हैं या इंटरनेट पर विविध प्रकार की सामग्री अलग अलग तरह की वेबसाइट्स में उपलब्ध है। ये सब चीजें किसी हद तक धर्मयुग में एक साथ मौजूद हुआ करती थी, इसलिए वो पारिवारिक पत्रिका थी और उसकी विविधता ही, विषयों की विविधता ही उसकी ताकत थी। और यही वजह है कि आज धर्मयुग को हम एक नॉस्टैल्जिया के साथ याद करते हैं। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यह तो जानना ही चाहिए कि आखिरकार धर्मयुग लोकप्रिय क्यों थी। एक ऐसा भी समय था जब इस मैगजीन की प्रति सप्ताह 4 लाख से अधिक प्रतियां बेची जाती थी। इस मैगजीन ने मृणाल पांडे, राजेश जोशी को मंच दिया, तो शिवानी की कहानियों को प्रकाशित करने वाली पत्रिका भी यही थी। नाटककार मोहन राकेश के अनेक नाटकों से परिचय कराने वाली मैगजीन भी थी ये। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रकार जेपी सिंगल जब महज 20 साल के थे तब उनकी पहली बार पेंटिंग धर्मयुग में ही छपी थी। यह मैगजीन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती थी क्योंकि साहित्य, कला, संस्कृति, मनोरंजन, विज्ञान, कल्पना, फैशन को लेकर पठनीय सामग्री होती थी। इस मैगजीन ने मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल भाषाओं के कई लेखकों को ब्रेक दिया। छत्तीसगढ़ के कई सम्मानित लेखक भी इस मैगजीन में जगह पा चुके हैं। सन 76 में एक फिल्म आई थी खलीफा, उसमें एक गाना था, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। बस इसी गाने पर घटित एक व्यंग रचना मैंने धर्मयुग के कॉलम व्यंग परिहास अपने आसपास के लिए भेज दी। रचना छप गई और 15 रुपए का मनी ऑर्डर भी आ गया। माने अपनी पहली कमाई धर्मयुग से हुई। फिर एक बार 86 में ऐसी एक रचना और भेजी थी, चमचा कहाँ है। और उसके बाद जब कविता भेजने की बारी आई तब तक धर्मयुग नाम की यह पत्रिका बंद हो गई। लेकिन आप कुछ भी कहिए, समय समय पर प्रकाशित होने वाले होली, दिवाली विशेषांकों के अलावा धर्मयुग के सामान्य अंकों में भी बुद्धि के लिए एक संपूर्ण आहार होता था। साहित्यकारों के लिए कविता, कहानी, धारावाहिक, उपन्यास और कवर स्टोरी के लेख जो पत्रकारिता के बहुत अच्छे उदाहरण थे। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और सभी सामान्य जन के लिए हास परिहास, श्याम जोशी के कार्टून, आबिद सुरती का ढब्बू जी कार्टून कोना जैसे कॉलम और देश विदेश की बातों के लिए यूरोपनामा, कलाकारों के लिए विभिन्न पेंटिंग्स के चित्र के साथ चित्रवीथी यानी कि आर्ट गैलरी, और जिन्हें कला, साहित्य, समाज से कुछ नहीं लेना देना होता था उनके लिए साप्ताहिक भविष्यपल। इस पत्रिका को पढ़ने के लिए हमारे घर के सभी लोग लालायित रहते थे। 80s में हमारी कविताएं और रचनाएं, कादम्बिनी और उसकी समकालीन बहुत सारी पत्रिकाओं, धर्मयुग इत्यादि में छपी। इसका बड़ा हमें संतोष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मयुग एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें बहुत से विषयों का समावेश होता था। हर वर्ग, हर उम्र के पाठकों के लिए उसमें पाठकीय सामग्री होती थी। कविताओं के स्तंभ उसके निराले थे और समसामयिक विषयों पर जो विश्लेषणात्मक टिप आती थी उसका तो कहना ही क्या था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एक कविता उसमें कोई छपी थी, उन कवि का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, कि देह मिली है तो दर्द मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा। ऐसी कुछ पंक्तियां, मुझे कवि का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो अभी मेरी स्मृतियों में अभी भी है। और मजे की बात यह है कि वो पत्रिका हमारे पड़ोस में आया करती थी और हम बिल्कुल ताक लगा के बैठे होते थे। जैसे ही पत्रिका आई सबसे पहले मैं उसको पढ़ता था, फिर हमारे घर के लोग पढ़ते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वर्ष 1997 में इस पत्रिका को बंद कर दिया। यह पत्रिका भले ही अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। यह पत्रिका अतीत के उन प्रकाशनों में से है जिसने नए भारत की दुनिया को गढ़ने में मदद की थी। अगर आप धर्मयुग के पुराने अंकों से गुजरना चाहते हैं तो 60-70 दशक के किसी पढ़े लिखे और साहित्यिक मित्र से संपर्क अवश्य करिएगा। किसी न किसी मित्र के पास इस मैगजीन के पुराने अंक मिल ही जाएंगे। भूल कर भी साहित्यकार दिखने का भ्रम पैदा करने वाले किसी संघी या भाजपाई से मत कहिएगा कि आपको धर्मयुग चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो वह आपके सिर पर धर्म ग्रंथों का इतना बोझ लाद देगा
कि आपकी गर्दन टूट कर लटक जाएगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ।